जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे मित्रों, हम जो आरआरबी के एग्जाम होने वाले हैं उनमें एक साइंस को लेकर जो डर बना रहता है उसको समाप्त करने के लिए आपकी क्लास को ले रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्यारे मित्रों आपकी इस महत्वपूर्ण क्लास में। तो आइए हम आते हैं, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या दे रखा है उसके परिपेक्ष में भी बात करेंगे और उसका उत्तर क्या हो सकता है उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में कौन एक परसिलिस एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? दे रखा है बटर, मिट्टी, कोहरा और प्यूमिश, ये आपको दे रखा है। तो कोहरा जो हमारा होता है, कोहरा जहाँ पर जाने विकल्प सी में जो दे रखा है इस पर आप फोकस करेंगे। कोहरा क्या होता है? परसिलिस एरोसोल प्रकार का एक कोलाइड होता है। आप जानते हैं कोहरा ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, निश्चित पता हो। कोहरा पृथ्वी की सतह पर उसके पास बनी बूंदों का एक प्रकार का बादल है। आप ठंडियों में देखते होंगे जलवाष्प की मात्रा आपके वायुमंडल में पाई जाती है, वही होता है कोहरा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जाती है तो वह क्या कहलाएगी? कोई वस्तु है जिसको हम क्या करते हैं मित्र? तारों के रूप में ढालते हैं। अगर हम तारों के रूप में ढालते हैं तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? आघातवर्धनीय, भंगुर, नाजुक या नम्य। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए मित्र, यदि कोई वस्तु है तारों के रूप में ढाली जाती है तो उसको कहा जाता है नम्य। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प डी सही होगा। तो विकल्प डी पे फोकस करेंगे एक बार पुनः। अब एक इसमें ऑप्शन आया आघातवर्धनीय, तो हम इस आघातवर्धनीय पर भी चर्चा कर लेते हैं। आघातवर्धनीय क्या होती है? जैसे कोई ठोस है, कोई धातु है, उसको पीट पीट कर एक पतले चद्दर के रूप में परिवर्तित करना, उसे क्या कहा जाता है? आघातवर्धनीय कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे, गांव में देखते होंगे या आप शहरी क्षेत्र पे होंगे तो फिर वहाँ पर टीने की छत देखते हैं तो एक पतली चद्दर नुमा होती है, उसी को पीट पीट कर जब उस रूप में लाया जाता है उस टाइप का, तो उसे ही आघातवर्धनीय कहते हैं। अगर हम वही पूछा जाए सबसे तन्य क्या होता है? देखिए तन्य क्या होता है? किसी ऐसी चीज़ को जो खींच कर बड़ी की जा सके, जिसको लंबाई किया जा सके, तो सबसे जो तन्य होता है वो सोना होता है। पूछ लिया जाए सबसे तन्य, सबसे ज़्यादा तन्य, खींच कर जिसको बढ़ाया जा सके, सबसे ज़्यादा तन्य कौन सा होता है? तो हम बताएंगे मित्र, सोना होता है, गोल्ड होता है। अगर सबसे भारी बात करें, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, इसके बारे में भी याद करें। देखिए हमारा जो टारगेट होता है कि इससे रिलेट करके जो भी प्रश्न आ जाए वो गलती आगे चल के ना होने पाए। तो ऑस्मियम होता है, क्या होता है? ऑस्मियम। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। आगे वही बात करें सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, हल्की धातु। अगर पूछ लिया जाए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है मित्र, तो हम बता देंगे लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम। आगे हम बात करते हैं, हम टाइटेनियम के बारे में जाने। टाइटेनियम एक धातु होती है, टाइटेनियम धातु। टाइटेनियम धातु के बारे में अगर मित्र बात करें, इसको रणनीतिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु। देखिए आरआरबी में इसी से रिलेट करके प्रश्न पूछे गए हैं और उसी के प्रीवियस ईयर के आधारित पर क्लास होती हैं, तो आप इसको जरूर याद करें। टाइटेनियम क्या होता है? टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु कहते हैं। आगे जो हम बात करते हैं, ये भंगुर क्या होता है? जिसे पाउडर के नुमा बना देते हैं। जैसे हमारा जो नमक होता है पाउडर नुमा होता है, थोड़ा सा एकदम महीन नहीं लेकिन थोड़ा सा भुरभुरे टाइप में, तो वो क्या कहलाता है? भंगुर। तो जितने भी आधातु होते हैं वो सभी क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा प्रश्न विकल्प सही था? तो इसमें विकल्प डी सही था। तो हम डी के बारे में चर्चा कर चुके। आगे हम बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पर। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? XY हैं, YY हैं, XX हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपको बता देना है। महिलाओं में जो पाए जाते हैं XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम विकल्प के परिपेक्ष में बात करें मित्र, तो हमारा विकल्प जो सही होने वाला है विकल्प सी सही होने वाला है। तो आप विकल्प सी याद कर रखें। जबकि वहीं पुरुष में बात करें तो XY किस में पाए जाते हैं? अगर XY बात करते हैं XY गुणसूत्र, तो XY गुणसूत्र जो पाए जाते हैं मेल में पाए जाते हैं, जबकि XX किस में पाए जाएंगे? फीमेल में
पाए जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगर पूछ लिया जाए मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, जिसको हम क्या कह देते हैं मित्र, गुणसूत्र कह देते हैं, गुण क्या कह देंगे मित्र, तो गुणसूत्र कह देते हैं। तो गुणसूत्र के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इसमें कितना पाए जाते हैं, 46 या कभी कभी 23 जोड़ी लिखा मिल जाता है, तो ये भी आप याद करके चल सकते हैं। आगे क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन, डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, मनुष्य का कान जो है कितनी आकृति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता, 20 kg हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 20 kg हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज। तो अगर हम बात करें इसके परिप्रेक्ष्य में, तो 20 kg हर्ट्ज जो होता है, यानी विकल्प जो सी में हमारा दिया गया है, अगर इससे अधिक ध्वनि होती है तो मनुष्य उस ध्वनि को नहीं सुन पाता। और इससे नीचे वाली जो नीचे की आवृत्ति होती हैं उनको अवश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, तो अगर इससे नीचे की बात करें, नीचे यानी कम होंगी तो क्या कहलाएंगे, अवश्रव्य। क्या कहलाती है मित्र, अवश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करते हैं जो मनुष्य कुछ ध्वनियाँ दे रखी हैं डीबी में, उनकी जो तीव्रता है उसके बारे में। अगर कोई मनुष्य सामान्य बातचीत करता है, सामान्य जैसे हम बातचीत अभी करते हैं, तो सामान्य बातचीत में कितना होता है, 30 से 60, कितना मित्र, तो हम बता देंगे 30 से 60 डीबी तक जो इसकी बातचीत की स्रोत होते हैं। अगला वहीं बात करते हैं मित्र, अगले की बात करें रॉकेट लॉन्चिंग में कितना होती है, तो 180 डीबी हर्ट्ज इसकी जो तीव्रता होती है। जेट विमान अगर बात करें, जेट विमान में ये सारे प्रश्न पूछे गए तो इसलिए चर्चा की जा रही है, 140 से 150 डीबी तक यहाँ पर हो जाती है तीव्रता। तो हमारा जो मनुष्य कान है, कौन सा विकल्प हमारा सी सही था, हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब अगले प्रश्न पर बढ़ें। हमारा अगला प्रश्न हमारा कहता है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटीन की संख्या का योग, प्रोटॉन होना चाहिए, यहाँ पर प्रोटीन लिख दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, प्रोटॉन हो जाना चाहिए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, तो इसके बात करें परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा मित्र, इसमें भी विकल्प सी होगा, यानी हम इसमें बता देंगे द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। आप इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, जो परमाणु संख्या होती है उसको जेड से डिनोट करते हैं, जबकि प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या जेड बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा, ये सब इक्वल होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें ये सब नाभिक में पाए जाते हैं, तो नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज जो की थी रदरफोर्ड ने की, इसको भी आप याद करके चल सकते हैं। आगे हम अगला प्रश्न पर चर्चा करें, जल जनित बीमारी यानी जल से होने वाली बीमारी कौन सी है, कालरा, जिसको हैजा कहते हैं, टीबी, मलेरिया, खसरा। तो ये जो कालरा होता है, अशुद्ध पानी पीने से, यानी जो गंदा पानी होता है उसको पीने से कौन सा रोग होता है, तो कालरा होता है, यानी जल जनित बीमारी कौन सी हो जाएगी, कालरा, जिसमें हमारा विकल्प सही होने वाला है, विकल्प ए सही होने वाला, तो आप इसको नोट करके रखें। अगर इसी के बाद में बात करें तो मादा एनफ्लीज जो मच्छर है एक दूसरे को संक्रमित करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं जो हमारा टीबी है, इसके परिप्रेक्ष्य में आगे हम बात करते हैं मित्र। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न क्या कहता है, कोशिका के सूची विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं, 2 गुने बचते हैं, बराबर बचते हैं, कम बचते हैं, अधिक बचते हैं। तो कितने बचते हैं, बराबर बच जाते हैं, एक इसको हम याद रखेंगे। और जो ये हमारा सूत्री विभाजन होता है इसकी खोज किसने की, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की, इसको भी आप याद रखेंगे मित्र, ये जरूरी है, ये आपको याद रखें। आगे हम बात करें जो ये हमारा सूत्री विभाजन होता है, कौन सा, सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिका में होता है, किस में होता है, कायिक कोशिका में होता है। सूत्री विभाजन किस में होता है, तो कायिक कोशिका में होता है, इसको आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, आज का अगला आखिरी प्रश्न, तो उसके बारे में हम बात करें। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को सहायता देता है, विरोध करता है, बढ़ा देता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपको बताना है। घर्षण बल क्या करता है, स्पीड फ्लो करता है, कोई चीज़ रगड़ खाएगी तो क्या होगी, इसकी स्पीड फ्लो करेगी, यानी विरोध करता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो आई होप जो आज की हमारी क्लास रही आप सभी को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्र भाई बहनों में शेयर करें। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो मित्र सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।